तो स्वागत है आप सबका इस कॉन्सेप्ट मंथ में। ये कॉन्सेप्ट मंथ, ये महीने में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में होते हैं, या आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इनके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, या ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों में। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लाइमेट चेंज से इसको कनेक्ट करने का भी कोशिश करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है एमॉक। बहुत बार आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। आप किसी भी मीडियम के हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ज्योग्राफी की यही तो ब्यूटी है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आया तुम फिर कुछ भी कहीं से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले बिना कोई देरी के। आगे बढ़ने से पहले आपको कहूंगा मैं कि एक टेस्ट होने जा रहा है अनअकैडमी पर, स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। अपनी पढ़ाई कहाँ पहुंची है, कितनी जो है रैंक आ रही है ऑल इंडिया लेवल पे, उसका जो है आप आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री टेस्ट हो रहा है 6 तारीख को सुबह 11 बजे और 5 बजे, उसी बिल्कुल यूपीएससी एग्जाम पैटर्न पर। तो ये चैंपियनशिप टेस्ट दीजिए, स्कॉलरशिप लीजिए, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स अवेलेबल हैं। कोड मेरा पता है आपको, SGYT10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप नीचे एक लिंक है उससे डायरेक्ट एनरोल कर लेना। बाकी आप पूरा कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और जहां पर आप पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरी जीएस और सीसेट की सब कुछ तैयारी कर पाएंगे। अटलांटिक जो एमॉक है उसको समझने से पहले हमें पहला कॉन्सेप्ट सीखना होगा, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, शांति से सुनना, सिर्फ सुनना, सारी चीज आपको मिल जाएगी। थर्मोहेलाइन, 2 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, थर्मो, ठीक है, थर्मो वर्ड अपने को यहां पर देखने को मिल रहा है। पहला वर्ड क्या है, थर्मो, और दूसरा वर्ड है हेलाइन। अब हेलाइन शब्द को कहां यूज करते हैं हम लोग, हेलाइन, सेलाइन, सॉल्ट, ठीक है, लवणता, और थर्मो मतलब टेम्परेचर। तो समुद्र का जो पानी होता है, हम कई बार ओशन करेंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि समुद्र का पानी ऐसा नहीं है कि नीचे जमीन ऊपर नीचे है तो बहने लगेगा। समुद्र का पानी ड्रिवन होता है विंड से, हवा चलेगी तो पानी चलेगा। ठीक है, समुद्र के पानी में सॉल्ट ज्यादा कम होने से लेवल उसका ऊपर नीचे हो जाता है, और ऊपर नीचे चाहिए होता है हमें समुद्र का पानी, तभी तो मूव करेगा। भाई मान लीजिए मेरे हाथ आपको एकदम बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहे हैं, सपोज एक जगह यहाँ पे नमक ज्यादा है तो वहां का जल स्तर नीचे हो जाएगा, भारी होता है नमक, सॉल्ट ज्यादा होता है, नीचे हो गया, ये पानी ऐसे बह जाएगा। मतलब लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की ओर वाटर चला जाता है। ऐसे टेम्परेचर का भी काम है। तापमान क्या करता है, पानी जो को गर्म कर देता है, राइज कर देता है, ऊपर उठा देता है, और जहाँ ठंडा पानी होता है वहाँ नीचे की तरफ हो जाता है, ये सिंक हो गया। तो पानी का जो लेवल है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। मतलब क्या कि जो पानी का घनत्व है, समुद्र के जल का जो घनत्व होता है, उसको यदि आप देखोगे तो कई बार वो टेम्परेचर और सैलिनिटी से भी कंट्रोल होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहां पर जो मैंने लिखा है वो कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, इस चीज को भी अपने को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको मैं समझाना चाहूंगा, जैसे समुद्र का पानी दिख रहा है, सूर्य ने इसको गर्म किया, गर्म करने से पानी क्या होता है, हीटअप होने के बाद राइज करता है, लेवल ऊपर आ गया, लेवल ऊपर आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब पानी गर्म रहेगा तो वाष्पीकरण भी होगा। तो ठीक है सर, समझ में आ गई बात, कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये पानी है पूरा अपना, अब ये गर्म करोगे आप तो पानी तो चला गया, सॉल्ट छोड़ जाएगा, नमक। तो नमक, वही मैं आपसे समझा रहा था, नमक जितना ज्यादा होगा पानी उतना भारी रहेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। आगे जाकर क्या होगा, मान लो पानी ठंडा भी हो रहा है पोलर एरियाज के पास जाकर, तो वो चीज भी आप देखोगे तो ठंडा पानी हमेशा नीचे जाने की कोशिश करता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक प्रोसेस सिखाना चाह रहा हूँ। होता यह है कि जैसे अपनी ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा क्या है सर, बीच वाला हिस्सा जो है ये क्या है, इक्वेटर वाला एरिया है, भूमध्य रेखा। ये हमारा एरिया कौन सा हो गया, पोल्स वाला एरिया। यहाँ पे अब पानी क्या होता है, गर्म रहेगा। ये वाटर अटलांटिक ओशन से मान लो पोलर की तरफ जा भी रहा है, तो ये पानी गर्म है, और आगे जा रहा है मान लो, तो और इसमें एवोपरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से नमक बढ़ेगा, इसमें सॉल्ट आएगा धीरे धीरे, और पोल के पास ठंडा होने लगे। तो एक तो सॉल्ट के कारण भी भारी हो गया, ठंडा पानी भी हो गया पोल के पास जाकर, तो धीरे से पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा, गहराई में दबेगा। अब यहां से चूंकि ऊपर आया था तो यहां पानी की कमी तो हो ही जाएगी, तो ये पूरा साइकिल डेवलप होने लगता है। तो ये सर्क्यूलेशन, थर्मोहेलाइन सर्क्यूलेशन वर्ड का मतलब समझना कि समुद्र के पानी का ऐसा सर्क्यूलेशन, ऐसा चक्र जो तापमान और लवणता से कंट्रोल हो रहा हो। पहले तो इस वर्ड को हमें समझना होगा। फिर से समझो, ध्यान दो इधर, ये हाथ है, मान लीजिए यहाँ पर लेट्स अज्यूम यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पानी का लेवल ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे यदि मान लो सॉल्ट ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, तो नीचे हो जाएगा, भारी रहता है। ठीक है, ऐसे ही आप मान लो फॉर एग्जांपल पानी ठंडा भी है तो नीचे जाने का स्वभाव रहता है। तो यही हुआ कि इक्वेटर पे मान लो मैं खड़ा हूँ, पृथ्वी के बीचों बीच में खड़ा हूँ, यहाँ से पानी गर्म हुआ, लेवल ऊपर उठा, ऊंचा पानी हमेशा आगे जाएगा,
आगे जाकर पोलर की तरफ मैं जाते जा रहा हूँ, ठंडा पानी होता जा रहा है, और इस दौरान वाष्पीकरण जो हुआ, सॉल्ट भी बढ़ते चले गए, तो उसके कारण पूरा पानी नीचे बैठ गया, नीचे गया। अब इधर से जहां से उठ चुका था वहीं पर उसकी कमी पूरी होगी इधर से, तो एक सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है। तो थर्मोहेलाइन वर्ड समझ में आपको आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब बात करेंगे ऐसे, यहां पर इस मैप से आपको चीजें जल्दी समझ में आने वाली हैं। देखो अब जो हम पढ़ने वाले हैं उस शब्द को हम क्या कह रहे थे, अटलांटिक मेरिडोनियल। अटलांटिक का मतलब समझ गए, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन कहां मिलता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन। मेरिडोनियल, मेरिडोनियल मतलब जो प्राइम मेरिडियन कैसे सुनते हैं, इस तरह से देशांतर जैसा, मतलब इस डायरेक्शन में मेरिडियन से ऐसे इमेजिन कर लो। ओवर टर्निंग, टर्न होकर वापस आना, एक सर्कुलेशन। तो यहां पर हम समुद्र के उस पानी के बारे में बात कर रहे हैं जो अटलांटिक ओशियन से शुरू होकर पूरा घूम फिर कर और पूरी पृथ्वी में घूमता है और अलग अलग इफेक्ट देता है। तो उसके कंसर्न्स और उसकी समस्या वो सब कुछ सीखेंगे अब हम। तो अब देखो आपको पता है यहां पर अटलांटिक ओशियन का पानी यहां पर मान लो गर्म हुआ, तो गर्म पानी का स्वभाव क्या है, ऊपर उठेगा, राइज होगा। अब वो चीज उठकर पानी किधर जाएगा, पोल की तरफ जाएगा। लेकिन जाते जाते अब इसी प्रोसेस को तुम यहां भी समझ सकते हो। देखो इधर डायग्राम पे देख लो एक बार, कि जैसे मान लो ये इक्वेटर का एरिया है, ठीक है, और ये पोल्स का एरिया है। डन, समझ में आ गई बात। अब इसमें हमें क्या देखना है, सपोज ये समुद्र है, इक्वेटर का पानी वार्म रहेगा, वार्म रहेगा, गर्म रहेगा। अब जब गर्म रहेगा तो यहाँ का पानी का जो है लेवल थोड़ा सा ज्यादा हाई रहेगा। अब उधर से गर्म, अब पोल का पानी ठंडा है, ठंडा पानी नीचे जाने की कोशिश करता है, तो लेवल नीचे रहेगा इसका, तो ये वाटर इधर जाने वाला है। ठीक है, अच्छा, जाते जाते ये गर्म पानी से एवोपरेशन शुरू हो जाएगा, वाष्पीकरण शुरू हो गया। वाष्पीकरण जब शुरू होता है तो वाष्पीकरण शुरू होने से सॉल्ट भी बढ़ेंगे, नमक बढ़ जाएगा, पानी तो चला गया, नमक, अब नमक क्या करता है, भारी हो गया और पानी को नीचे ले जाएगा, तो ये सब चीज नीचे जाएगी। तो पोल की तरफ पानी नीचे बैठता है, इक्वेटर की तरफ पानी ऊपर उठता है, यहां से ऊपर उठेगा, इधर जाएगा, और ये सर्कुलेशन इस तरह से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे जाकर कहां जा रहा है उसको देखो आप। तो देखो ये एरो को देखो कि कैसे गया ये इधर, फिर भारी अंदर पानी चला गया गहराई में, फिर वो चीज निकल के आप देखोगे तो पूरा अंटार्कटिक नीचे होते हुए फिर धीरे से आप देखोगे तो ये पैसिफिक ओशन के पास राइज करके दोबारा, और इक्वेटर का पानी गर्म होकर, तो ये एक पूरा सर्कुलेशन बना हुआ है जो टेम्परेचर और सैलिनिटी से मूवमेंट में आ रहा है। इसका एक डायग्राम आप यहां भी देख सकते हो। ये देखो साउथ अमेरिका, ये अर्थ में कहां बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं। साउथ अमेरिका ये बना, यहां का सरफेस पानी, ऊपर का धरातल का पानी गर्म हो गया है। अब ये कहां जा रहा है, पोल की तरफ। अब क्योंकि पोल पर वैसे ठंडा पानी रहता है, नीचे बैठता है पानी, वहां पर ये नीचे बैठ रहा है, तो ज्यादा हाइट वाले पानी इधर की तरफ आना लगेगा, पोल की तरफ। ठीक है, इस दौरान एवोपरेशन भी हो रहा है, एवोपरेशन भी हो रहा है, तो सॉल्ट और बढ़ रहे हैं, सैलिनिटी बढ़ रही है, तो ये सब चीज नीचे भारी पानी ये हो गए, और ये फिर नीचे जाकर, ये वाला जो नीचे जाकर इधर से और फिर पैसिफिक में और राइज करता है, इधर अपवेलिंग वगैरह होती रहती है, और ये वापस मुड़ के, मतलब एक ऐसा ओशियन का मूवमेंट हो रहा है वाटर का जो टेम्परेचर और सैलिनिटी। अब टेम्परेचर सैलिनिटी थर्मोहेलाइन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, देखो तो पानी गर्म था, आगे जाएगा, ठंडा हुआ इसलिए नीचे बैठा, सॉल्ट बढ़ गया इसलिए नीचे बैठा, और फिर इस तरह से। तो अब आप देखो कि इस सर्कुलेशन की प्रोसेस जो मैंने यहां लिखी उसको भी पढ़ लो एक बार भले। वार्म वाटर फ्लोज नॉर्थवर्ड इन द अटलांटिक, गर्म पानी कहां चला गया, ऊपर अटलांटिक ओशन की तरफ गया। ठीक है, एवोपरेशन इंक्रीजेस द सॉल्ट कंटेंट, वाष्पीकरण होगा, नमक बढ़ेगा, लवणता बढ़ेगी, और वो चीज फिर कहां जाएगा, नीचे की तरफ बैठेगा। अब क्या होगा, साथ में ऊपर जाने पे पानी ठंडा भी हो जाएगा। अब पानी ठंडा भी है, ठंडा पानी नीचे जाता है, नमक भी हो गया, बढ़ गया, सॉल्ट बढ़ गया, वो भी नीचे जाएगा। तो जितना नीचे पानी गहरा, नीचे मतलब समझ रहे हो गहराई में, ये वाटर गया ऐसे अंदर और फिर इधर से निकल के इस तरह सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं। अब हाई सॉल्ट कंटेंट जो है वो पानी की घनत्व को बढ़ाएगा, और नीचे की तरफ गहराई में जो है, तो इस तरह से वाटर गया ऐसे नीचे आएगा और फिर इधर आगे जाकर। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, जो डेंस वाटर है वो डीप बिलो स्लोली स्प्रेड साउथवर्ड, नीचे की तरफ ये वापस आएगा मुड़ के। ठीक है, इसके बाद में ये धीरे धीरे पुल्ड अप करके, मतलब एक तरह से अपवेलिंग के थ्रू बाहर की तरफ फिर निकलेगा दूसरे ओशंस में जाकर। एक पूरा प्रोसेस है ये। अब इसमें ज्यादा और डीप में अपने जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो एक प्रोसेस समझा दी मैंने। अब अपन देखेंगे इससे हो क्या रहा है, जरूरत क्या पड़ गई इसको पढ़ने की, तो आप समझो कि इसके इंपैक्ट क्या क्या है, या इसके बेनिफिट समझ लो तुम थोड़ी देर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम पता है कि ये गर्म पानी यदि यूरोप के पास जा रहा है तो कितना फायदा हो रहा है यूरोप का। क्यों, यूरोप वैसे ही हायर लैटिट्यूड पे है, ठंडा पानी रहता है वहां, वैसे ही सब ठंडा मौसम है,
ठंड में तो सोचो कितना, इमेजिन करो कितना ठंडा हो सकता है, पोर्ट्स पूरे फ्रीज हो सकते हैं, व्यापार पूरा ठप पड़ सकता है। लेकिन इसके जाने से, गर्म पानी गल्फ स्ट्रीम के जाने से, ये जो गर्म पानी जब यहाँ पहुंचता है तो एक तो वेदर वहाँ का सही हो जाएगा, गर्मी आ जाए, इसलिए हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ यूरोप गल्फ स्ट्रीम को। तो इससे टेम्परेचर का मतलब मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट में वार्मनेस आपको देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात देखो आप कि इसके कारण यहाँ से आप नॉर्मली इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये पानी जब घूम के इधर आता है तो इन रीजन में भी क्या होता है, टेम्परेचर कंपेरेटिवली ठंडा बना रहता है, ठीक है। या यहाँ कहीं जहाँ भी अपवेलिंग भी हो रही है, जहाँ से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो अपवेलिंग जब होती है तो फाइटोप्लैंक्टन्स निकलते हैं, फिशेस वगैरह, मरीन इकोसिस्टम। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो पूरा वाटर जो है जब पहुँच जा रहा होता है तो क्लाइमेट के साथ यहाँ पर टेम्परेचर इतना मॉडरेट रहता है कि फिशिंग वगैरह जो है प्रॉपर इवॉल्व हो सके। तो नेचुरल घटनाएं हैं, लेकिन इससे इम्पैक्ट हमारे आसपास ज्योग्राफी में बहुत देखने को मिलेंगे। तो देखो एक चीज हमें क्या दिखाई दे रही है कि हीट एनर्जी को पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश कर रहा है वो, कम से कम ऊष्मा जो है यहाँ से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। हमने देखा यूरोप का क्लाइमेट जो है उतना ज्यादा हार्श नहीं हो पाता, उतना ज्यादा कठोर नहीं हो पाता, क्योंकि इसके कारण गर्म वाला जो हिस्सा वहां पहुंच गया। अच्छा, कार्बन सिंक की तरह कैसे काम कर रहा है देखो। अब मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पानी यहाँ से भी निकल के आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, अपवेल हो रहा है, अब गहराई में से ऊपर निकलेगा, यहाँ जहां जहां से पानी, गर्म पानी ऊपर आ रहा है, मतलब गर्म पानी इन द सेंस कि जहां से ये निकल के बाहर आएगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा। ये देखो, ये जब गया तो ये कहीं से तो बाहर निकल रहा है ऊपर, तो जब ये ऊपर आता है तो ऊपर आने में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, ठीक है, ये देखो जैसे ही जो है ये बाहर की तरफ निकलेगा, ध्यान से समझना, तो अब जब अपवेलिंग होती है, अब इसको आप यहाँ भी ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे मैं बता दूं कि जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग कि ये गया, नीचे बैठा पानी, ये राइज का, तो यहाँ मान लो अपवेलिंग हो गई, ठीक है, उद्वेलन हो रहा है, तो अब अंदर से पानी बाहर आ रहा है, तो मतलब सीधी सी बात है कि अब यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर आएंगे और फाइटोप्लैंक्टन्स का जन्म होगा, मतलब सनलाइट, और यदि इसको यहाँ पर मिल रहा है तो फाइटोप्लैंक्टन, समझ रहे हो क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ लैंड मास पे पेड़ पौधे कैसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और जिससे फिर फूड चेन बनती है आगे की, उसको शाकाहारी जो है फिर मांसाहारी, फिर ये वैसे समुद्र में पेड़ पौधे तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, तो वहां से क्या है, वहां फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो जैसे ही अपवेलिंग होती है, ठंडा पानी जो है ऊपर की तरफ आता है, तो जब वो हीटअप होगा वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स के डेवलपमेंट होंगे, साथ ही साथ अब फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे जो भी रहते हैं, तो CO2 ये क्या ले रहा है, वायुमंडल का कार्बन सिंक कर रहा है। अच्छा, नीचे से जो पानी निकला है उसमें ऑलरेडी पहले से इतना ज्यादा कार्बन नहीं था, क्योंकि उसने कभी इतना इंटरेक्शन हुआ ही नहीं उसका एटमॉस्फेयर से, अंदर था वो पानी। तो अब जब वो बाहर निकलेगा तो वैसे कंटेंट कार्बन का कम है, तो और एब्जॉर्ब ज्यादा कर सकता है वो, तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि कार्बन सिंक की तरह भी काम कर रहा है ये, इसका फायदा ये है सबसे बड़ा। तो देखो मोर इफेक्टिव कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है। कैसे, अपवेलिंग जितनी ज्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस वाटर ऊपर आएंगे। अब जैसे न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब वो फाइटोप्लैंक्टन क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो उस दौरान CO2 एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। फिर जो ऊपर पानी आया है, अपवेल होके आया है, वो आप कई बार देखो कि उसमें वैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है कार्बन का कम रहता है, अंदर था वो इतना कोई इंटरेक्शन हो नहीं पाया, अंदर कार्बन इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। अब वो जैसे ही ऊपर आएगा तो वो इंटरेक्शन से ज्यादा कार्बन को और अपने पास रख पाएगा, कैपेसिटी उसकी अभी है वाटर की बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब कार्बन सिंक भी काम कर रहा है। तो देखो यूरोप का क्लाइमेट वहां का कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है, मॉडरेशन हो रहा है, पूरा हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये वर्ल्ड में, ठीक है, क्योंकि पूरा ठंडा ही ठंडा हो जाएगा तो कैसे काम बनेगा। उसके बाद में कार्बन का सिंक इतना जो है, मतलब इसका कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा यूज है। दूसरी बात, पानी के गर्म होने से प्रॉपर चक्रवात वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन बना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह का निर्माण होते रहते हैं अटलांटिक ओशन में, पानी गर्म चाहिए हमें, तो ये सब चीजें हम नेचुरल फिनोमेना देख रहे होते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, अब समस्या सबसे बड़ी आती है कि क्लाइमेट चेंज में या ग्लोबल वार्मिंग में अब एक कंसर्न वाली बात है कि ये एमॉक स्लो डाउन हो गया। इसको समझो कि ये पूरी प्रोसेस, मान लो ये रुक गया, इधर जाना बंद हो गया, तो यदि ये नहीं गया तो ये सब पूरा सिस्टम पूरा जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब अब क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग में अभी के टाइम पे, अब देखना नॉर्मल कंडीशन समझो आप पहले जरा अच्छे से। अभी तक की कंडीशन क्या थी हमारी कि ये पोलर एरिया है हमारा,
ठीक है, और ये इक्वेटर वाला एरिया है, मतलब पृथ्वी का ये वाला यहाँ है और ये ऊपर वाला ये इधर है। तो वाटर ऐसे जा रहा है, जाता है, उसके बाद ही नीचे सिंक होके ये सब इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ, पूछो अपने आप से कि जा इधर क्यों रहा था, नीचे क्यों बैठ रहा था, तो आप कहोगे सर ठंडा पानी था, यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा था इसलिए नीचे बैठ रहा था। अब मैं तुमको यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग में जैसे जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो हमारे पोलर रीजन में स्नो क्या होगा, मेल्ट होगा, स्नो मेल्ट होगा, पिघलेगा। स्नो मेल्ट हुआ, पिघलने से क्या होगा, फ्रेश वाटर ऐड होगा, स्वच्छ जल ऐड होगा, यहाँ पर साफ पानी ऐड होने लगेगा। साफ पानी ऐड करोगे तो जो सॉल्ट है, लवणता है, जिसके कारण ये पानी नीचे जा रहा था, वो सॉल्ट जो है कम पड़ जाएंगे क्योंकि फ्रेश वाटर ऐड होने लगा। तो मतलब सीधी सी बात है, आप इस चीज को समझिए कि इस जगह पर ये जो नीचे बैठ रहा है, आप मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये नीचे क्यों बैठ रहा है, तो आप कहोगे सर नीचे इसलिए बैठ रहा है क्योंकि ये डेंस है, भारी हो गया पानी, ठंडा पानी है, नमक था इसमें। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहाँ पर बर्फ पिघलने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग अब आज के टाइम बढ़ रही है, बर्फ पिघल गया, पूरे सॉल्ट जो है, अब ये नमक था इसमें, अब इसमें और पानी मिला दूंगा तो नमक का रेशो कम हो गया, सॉल्ट कम हो गया। सॉल्ट कम होने से अब सिंक नहीं हो पाएगा वो, और पानी जब नीचे सिंक ही नहीं हो पाएगा तो ये और इधर क्यों आएगा, और जब ये इधर नहीं आएगा तो पूरा यूरोप का क्लाइमेट डिस्टर्ब होने लगेगा, साइक्लोन बनना बंद हो जाएंगे सर, अपवेलिंग रुक जाएगी, कार्बन सिंक रुक जाएगा, जो अभी पड़ा था वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा सर। तो कहने का मतलब अभी एक चिंता वाली बात ये जता रहे हैं आज के टाइम पे ये लोग कि ये सर्कुलेशन जो है ये थोड़ा सा स्लो होते जा रहा है। अब स्लो होने का इन्होंने जो कारण निकाला, वो कारण क्या निकाला कि क्लाइमेट चेंज या वार्मिंग के कारण क्या हुआ, वार्मिंग के कारण हमारा पोलर एरिया के जो स्नो है वो मेल्ट हो गया। स्नो जो है वो क्या होते जा रहा है, पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। पिघलने से स्वच्छ जल बढ़ रहा है, फ्रेश वाटर बढ़ रहा है, स्वच्छ जल बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, सॉल्ट कम हो गया, सॉल्ट जो है सॉल्ट्स कम होंगे, सॉल्ट कम होगा तो वाटर की डेंसिटी लो हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी लो हो जाएगी, घनत्व उसका कम हो रहा है, इसके कारण वाटर सिंक जो है वो कम हो पाएगा, नीचे बैठ नहीं पाएगा पानी, और सिंक नहीं होगा तो एमॉक जो है वो रुक जाएगा, और एमॉक यदि रुक गया, यदि ये मूवमेंट रुक गया तो यहाँ पे जो वार्मनेस आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप होना कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। इसके बाद में ये पानी इधर से जाकर यहाँ पर कूलिंग इंपैक्ट दे रहा था अंटार्कटिका के पास गहराइयों में, ये गर्म होने लगेगा ये भी पानी, जब ठंडा पानी आ ही नहीं पाएगा कहीं से तो इसकी वार्मनेस बढ़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो कार्बन सिंक था, अपवेलिंग जो ऊपर आने की कहानी थी, वो सब रुक जाएगा, पूरा सिस्टम कार्बन सिंक रुक जाएगा सर, फाइटोप्लैंक्टन्स का डेवलपमेंट रुक जाएगा, फिशिंग इंडस्ट्री कोलैप्स कर सकती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये सिस्टम जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट वगैरह के पास जो बारिश होनी चाहिए थी वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी सर, क्योंकि उतना ज्यादा वाटर जो है, एक तरह से आप देखोगे नीचे सिंक ही नहीं हो पाएगा तो वाटर के मूवमेंट्स जहां जहां जाने चाहिए वो सब स्टॉप होते जा रहे हैं। तो इस बात को आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका एक एंगल अभी रिसेंट इंडियन ओशन से भी लेते हैं, आप दोनों को कंपेयर कर लो। देखो पहले आप ध्यान दो, ये साउथ अमेरिका है अपना, ठीक है, साउथ अमेरिका है, तो इधर देखो ये वाटर जाता है नॉर्मल कंडीशन में, वापस लौट के इधर आ रहा है। ठीक है, अब जब वार्मर वर्ल्ड, जब दुनिया गर्म हो गई तो क्या होगा, अब आप इसकी थिकनेस देखो, कंपैरेटिवली वाटर जो गर्म होना चाहिए था वो कम होना शुरू पहुंच गया। क्यों, क्योंकि जब सर्कुलेशन ही बंद हो गया, मतलब ये पानी जो आगे जा रहा था, ये नीचे बैठ रहा था, इसके कारण ये वाटर आगे बहुत जा रहा था। अब ये बैठना ही बंद हो जाएगा अंदर तो ये सर्कुलेशन कैसे आएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसको और इसको देखो, इसकी थिकनेस आपको समझ में आएगी, कम हो गई है। मतलब पानी जो है, गर्म वाला वाटर जो है वो कंपेरेटिवली कम जा पा रहा है यहाँ पे, तो पूरा ग्लोबली जो है डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। इसका एक कनेक्शन इंडिया वाले भी जो है, इंडियन जो मतलब ज्योग्राफी जब पढ़ रहे होते हैं तो एक बना रहे होते हैं, मतलब बड़ा यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा सुन के, देखो जरा एक बार। ये जो ऐसा मानते हैं कि इंडियन ओशियन जितना ज्यादा गर्म होगा उतना हो सकता है कि एमॉक यदि स्लो भी हो रहा होगा तो उसको तेज हम कर सकते हैं, वापस कंडीशन ला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन ओशन जितना गर्म रहेगा, जितना ज्यादा जो है बारिश होगी, यहाँ पर बारिश होना मतलब समझते हो, जितना ज्यादा एक तरह से हवा जितना हीटअप होगा ये उतना लो प्रेशर बनेगा यहाँ पे,
हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर क्या करेगा, आसपास से सब पूरा मॉइस्चर वाली हवा इधर आए। तो ऐसा उनका मानना है कि अटलांटिक ओशन की हवा भी इधर आ जाएगी। मतलब क्या कि जो थोड़ी बहुत रेनफॉल अटलांटिक ओशन में होनी चाहिए थी वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो जब अटलांटिक ओशन में रेनफॉल नहीं होगी, सोचो बारिश यदि कम हो गई तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा समुद्र में, मतलब वहां सॉल्ट कम नहीं पड़ेंगे, सॉल्ट रहेंगे, और सॉल्ट ज्यादा रहेंगे तो पानी नीचे एक तरह से सिंक हो जाएगा। इस चीज को मैं लिखवाता हूं, देखो क्या है समझना। इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी में या इंडिया के साथ कैसे इन्होंने लिंक बनाया। सपोज ये यहां पर लो प्रेशर बन जाता है ज्यादा गर्मी के कारण, तो आसपास की हवाएं इधर आ गई अटलांटिक ओशन से। अटलांटिक ओशन में रेनफॉल जो है अब कम हो गया, बारिश कम हो गई। बारिश कम हो गई तो फ्रेश वाटर जो है ऐड नहीं हो पाएगा, फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो पाया। फ्रेश वाटर यदि ऐड नहीं हुआ तो मतलब सॉल्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सोचो तुम इसको, सोचो सोचो कैसे, पानी नहीं डाल रहे हो आप साफ पानी, तो वही पानी जो है नमक इकट्ठा होता जाएगा, सॉल्ट बढ़ेगा तो वो नीचे की तरफ वाटर फिर क्या होगा, सिंक होना शुरू हो जाएगा। पानी नीचे पोल के पास नीचे की तरफ गहराई में बैठना शुरू हो जाएगा। इससे हमारे एमॉक को जो है थोड़ा सा जंप स्टार्ट मिल सकता है। तो मतलब सीधी सी बात है कि ये वाली जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये जो कमजोर पड़ रही है इसको इधर इधर भेजना है तेजी से। तो यहाँ यदि बारिश कुछ दिन कम हो जाए, लेट्स अज्यूम, क्यों कम होगी, क्योंकि यदि मॉइस्चर इधर इंडियन ओशन की तरफ चला भी गया, ऐसा आज की रिसर्च बोल रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ बारिश कम होगी तो बारिश नहीं होगी, फ्रेश वाटर नहीं जाएगा, सॉल्ट बहुत हो जाएंगे, फिर से पानी नीचे दबेगा, और फिर जो है ये वाला जो डायग्राम मैं बता रहा था आपको, ये वाला जो है ये दोबारा स्टार्ट होने की स्थिति है। तो ऐसा कुछ ये टॉपिक है जो अक्सर तुम्हें न्यूज़पेपर में मिलेगा। होप कि आपको मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, एक बेसिक आइडिया कम से कम हमें होना चाहिए। तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है, फिर उसको हमने अटलांटिक मेरिडोनियल किस तरह से लिया, उसके वर्ल्ड में इंपैक्ट क्या है, अभी दिक्कत क्या आ रही है, इंडिया के साथ भी कनेक्ट मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया है। ठीक, कमेंट करके जरूर बताना ये कॉन्सेप्ट मंथ कैसा थीम आपको लगा। आगे और भी हम इस तरह से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, एल नीनो, ला नीना, इस तरह से और भी बहुत सारे। थैंक यू सो मच। और एक जो मैंने आपको टेस्ट बताया है उसको एनरोल करना मत भूलना, सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो अनअकैडमी पर। ये टेस्ट 11 और 5 बजे हो रहा है, 6 तारीख को। स्कॉलरशिप भी ले सकते हो आप लोग, अपनी पढ़ाई को भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।